नमस्कार मित्रों, जम्बूदीपे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जैसा मुखिया वैसा परिवार। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान राम सिंह जी, संघ विचारक। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं ओमकार नाथ जी। ओमकार नाथ जी एक विद्यालय का प्रबंध व्यवस्था देखते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। साथ में मनोरमा मिश्रा जी जो भाजपा के अंदर जिले में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी। कहते हैं एक दिन उन्होंने पूरे भारत की जनता से आह्वान किया कि आपको एक दिन का व्रत रखना है, क्योंकि देश में अकाल है। जो अनाज की समस्या का निदान उन्होंने देश की जनता से साथ मिलके किया इसका, और पूरे देश ने उनकी बात मानी। क्या आज के नेताओं से हम ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं? ओमकार नाथ जी, आपका इस पे क्या विचार है? जनता बिल्कुल मानेगी और मानती है, लेकिन जो कहने वाला है वो उसके कहने में दम कितना है, वो उस बात को अपने जीवन में कितना उतारता है, इस बात पे निर्भर करता है कि जनता कितनी मानती है। उदाहरण के लिए आज के भी समय में, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने, चूंकि एक बहुत बड़ी समस्या थी और देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो जहाँ से आए थे, जिस स्तर से सत्यनिष्ठ जीवन उन्होंने जिया था, तो जब उन्होंने सत्यनिष्ठ जीवन वाला व्यक्ति और जनता को विश्वास था कि ये जो कहें सत्य कह रहे हैं, तो उनके आह्वान पे जब देश में अकाल पड़ा, अमेरिका गेहूं की मदद कर रहा था, लेकिन वो घटिया क्वालिटी की गेहूं आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा गेहूं नहीं लेंगे, ये हमारी समस्या है, हम अपना समाधान ढूंढेंगे। और उन्होंने उसके तहत पूरे देश के जनता से आह्वान किया कि एक दिन का आप व्रत रहिए, उस व्रत से जो अनाज बचेगा वो जो वंचित लोग हैं उनको हम दिया जाएगा। और लोगों ने पालन किया और उसका वितरण भी उचित ढंग से हुआ। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमें हल्का हल्का याद आ रहा है, ये 65-66 के आसपास की बात है। प्रश्न ये है ओमकार नाथ जी कि आज के परिवेश में आप किस नेता को देखते हैं कि कोई नेता ऐसा आह्वान करे जनता से और जनता उसकी बात माने? आप ऐसा कौन सा नेता समझते हैं? वर्तमान में तो अभी चले गए मनोहर पर्रिकर थे, वो भी सत्यनिष्ठ थे। इतने उनके उदाहरण लोगों के पूछेंगे तो मिल जाएंगे, कितने साधारण तरीके से आते थे। और वो जो कहते थे, वो रक्षा मंत्री थे उस समय, और रक्षा के क्षेत्र में जो विकास का कार्य शुरू हुआ, वैज्ञानिकों को ये विश्वास आया कि अगर ये कह रहे हैं तो सही है और हम कर सकते हैं। वहाँ से ये बात आगे बढ़ी और आज रक्षा क्षेत्र में देश कितना आगे बढ़ रहा सबको पता है। दूसरा उदाहरण आपके सामने है, अपनी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, बहुत ही साधारण परिवार से आई हुई हैं, लेकिन विदुषी हैं, जेएनयू से पढ़ी लिखी हैं। जो वो बात कहती हैं ना जी, वो अपने ऊपर उतार के करती हैं। कितना साधारण जीवन है उनका, देखने में आता है जैसे, लेकिन जब बात को रखती हैं तो वो अपने पूरे तथ्यों के साथ रखती हैं। उनकी बात, एक सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, वो जब बात रखते हैं तथ्यों के आधार पर रखते हैं, जो कहते हैं वो उनके जीवन में उतरा हुआ होता है। इसी तरह से अतिशयोक्ति न लें लोग बाग, कुछ लोग कह देंगे तो चलती हुई बात है, इसलिए भक्त लोग हैं करके लोग व्यंग्य कर सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अभी जो आपने 3 नाम लीजिए, वो तीनों सत्ता पक्ष के लोग हैं। क्या विपक्ष में भी आप कोई ऐसा देखते हैं जिसकी सत्यनिष्ठा को जनता पे विश्वास हो? जी, विपक्ष अपने जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, हम उनको उस श्रेणी में रख सकते हैं। मनोरमा मिश्रा जी, आज ऐसा लगता है कि भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति बदली है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं मनोरमा मिश्रा, जिलाध्यक्ष मयूर विहार जिला महिला मोर्चा। मेरा कहना ये है कि आज के पहले भी महिला प्रधानमंत्री भी हुई देश के अंदर, और बहुत सारे महिलाएं आई भी, लेकिन महिलाओं के बारे में किसी ने सोचा नहीं, आज तक नहीं सोचा
केवल उनको वोट बैंक के नाते समझती थी, जबकि महिलाओं की आधे की हिस्सेदारी है। आज जो भारत का मुखिया है, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उन्होंने इस बारे में सोचा कि आधी आबादी अगर हमारी उनका विकास नहीं होगा तो हम देश का विकास नहीं कर सकते। बहुत छोटी मूलभूत आवश्यकता शौचालय के बारे में स्वच्छता मिशन के तहत अगर किसी ने सोचा तो प्रधानमंत्री जी ने ही सोचा। पूरे गांव-गांव हर घर में महिला के नाम से ही शौचालय बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने घर बने हैं सब महिलाओं के नाम से बने हैं, पैसे महिलाओं के खाते में आए हैं। जनधन योजना 7 करोड़ अगर एक दिन के अंदर जनधन योजना में सारे महिलाओं के, आज एक बिटिया जन्म लेती है तो जन्मते ही उसका खाता खुल जाता है। सुकन्या योजना, लाडली योजना, कितनी योजनाएं भारत के अंदर दी जा रही हैं जो महिलाओं के लिए दी जा रही हैं। बराबर की भागीदारी, 50% का आरक्षण नगर निगम लेकिन चुनाव में। जो आप बोल रहे हैं कि मोदी जो आपने गिनवाए कि जनधन योजना बदल रही है, ये योजनाएं तो कुछ पहले भी चल रही थी। पहले भी चल रही थी, लेकिन हमें तो नहीं लगा कि कोई महिला लाभान्वित हुई है। हम लोग पढ़े लिखे गांव के रहने वाले हैं, 25 वर्ष 20 वर्ष हमने गांव में काटे हैं। अपने माँ चाची को कभी हमने नहीं देखा कि सरकार के तरफ से कोई योजना आई जो महिला को मिल रही हो। आज किसान सम्मान निधि भी हमारे जेठानियों को मिलते हैं। मैं गांव के अंदर जाती हूँ तो उन्हीं के खाते में आते हैं, उन्हीं के नाम से खेत हैं, उनके नाम से मकान है, उनके नाम से खाते चलते हैं। जो भी लाभ पहले आता है तो महिलाओं के नाम से आता है। आपका कहना है आपका कहना है जो मोदी जी ने खाते खोले, भारत के अंदर जो करोड़ों खाते खोले गए, उससे महिलाओं का विकास या महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, सशक्तिकरण हुआ। आज सेना के अंदर भी लड़कियों का एडमिशन पहली बार सैनिक स्कूलों में ही दिया गया है कि महिलाएं भी सैनिक बन सकती हैं। सीआरपीएफ के अंदर, सीआईएसएफ के अंदर, पुलिस बल के अंदर, जवान के अंदर, चाहे अंतरिक्ष में हो, रेल चला रही हैं, बस चला रही हैं, सारी कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां महिलाओं की भागीदारी ना हुई हो। ये भारत में बीजेपी राज में हुआ है। माननीय मोदी जी के ही सोच की ये देन है कि आज महिलाएं बराबरी की हिस्सेदारी करके हर जगह अपनी भागीदारी जता रही हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही हैं। इस बात की हमको बहुत। मनोरमा मिश्रा जी का मानना है कि भारत के विकास में आज महिलाएं भी बराबर की हिस्सेदार हैं और बराबर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हैं। देश में आज जो नागरिक हैं, महिलाएं, पुरुष, उन सबका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है। इसमें आपका क्या कहना है? नागरिकों के बारे में ये है कि जब हमारा एक संबल मिलता है व्यक्ति को पीछे से, तो एक जो बीजेपी का राज्य सबसे ज़्यादा भारत के अंदर 18 करोड़ सदस्य मेंबर हैं, इनके अंदर काम हो रहा है। हर व्यक्ति के अंदर एक संबल आया है कि उनको सपोर्ट मिल रहा है पीछे से, उनको बोलने की आज़ादी है और सही मायने सही दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो उनको हर चीज़ का सपोर्ट में 100 रुपये खाते में आता है तो 100 रुपया उस व्यक्ति के पास पहुंच रहा है। पहले 15 रुपया पहुंचता था 100 रुपये में, 85 रुपया बीच के लोग खा जाते थे। तो उनको एक आत्मविश्वास अंदर बढ़ा है कि जो सरकार हमारे लिए कर रही है तो वो सही दिशा में हम कर रहे हैं। तो जब आत्मविश्वास बढ़ता है और आदमी बोलने में, सही बात बोलने में हिचकता नहीं। आज भय नहीं है। जैसे यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा गुंडा राज ज़्यादा था, आज योगी जी के आने से उन जब भ्रष्टाचार कम हो रहा है, आपके रक्षा क्षेत्र में उनको एक सपोर्ट संबल मिल रहा है, तो आदमी सुरक्षित, लड़कियां रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता। आपका कहना ये है कि जो भारत की योजनाएं हैं, जो भारत के नागरिकों को पहुंच रही हैं, वो अब पहले के मुकाबले ज़्यादा पहुंच रही हैं। भाई जहां पहले 1 रुपया खर्च होता था तो 15 पैसे पहुंचते थे और हमारे 85 पैसे गायब हो जाते थे, तो अब ऐसा नहीं है। ठीक, धन्यवाद। भारत की बदलती परिस्थिति के अंदर आज यूएन में भी देखा जा रहा है कि पहले भारत जो था पड़ोसियों से परेशान था और हम यूएन जाते थे उनकी शिकायत करने कि पाकिस्तान ने आज ये अटैक कर दिया, वो अटैक कर दिया, चाइना डैम बना रहा है,
पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है, लेकिन आज बिल्कुल स्थिति पलट हो गई है, उलट गई है। आज की परिस्थिति ये है कि भारत की जो कंप्लेन है वो यूएन में कर भी नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान आज अपनी कंप्लेन भारत के खिलाफ यूएन में उठा भी नहीं पा रहा है। ऐसी स्थितियां बन गई हैं। इस पे आपका क्या कहना है? G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। मिश्रा जी, आपका क्या कहना है? ऐसा था, वही बात आ गई ना कि पहले जो हमारा शीर्ष नेतृत्व था या राजा था उस पर विश्वास नहीं था। अब क्या है, आत्मविश्वास बढ़ गया है। वो क्या था, एक आदमी था ना, मियाँ जी थे, वो बढ़िया सा पर्दा लगाए हुए थे और अंदर भूखे हाल थे, तो पर्दा बढ़िया देख करके लोग चल जाते, बढ़िया मकान है, बढ़िया है, और कुछ कहते नहीं थे, है ना, किराया भी नहीं देते थे उसको। लेकिन एक आया कोई, उसने पर्दा एक झटके झटक दिया तो अंदर देखा सारे नंगे हैं। तो जो 2 स्ट्राइक करी ना उन्होंने, जो महंगा पर्दा लगा हुआ था ना वो झटक दिया। बोले हर बार धमकी देते हो, ये बम फोड़ देंगे, ये करेंगे, वो परमाणु बम कर देंगे। तो हमारे मोदी जी ने कहा, घर में घुस के जब मार दिया, बोला अब जो करना हो करो। हुआ कुछ नहीं, और अब बिलबिलाते हुए कहते हमें मार रहा, हमें मार, हमारी पीठ सहला रहे हैं। और ऊपर से तुर रहा है कि लड़ाई से भी उतना नुकसान है जितना उनकी अर्थव्यवस्था की जिगर गिन्नी जो बंधी हुई है ना। आज रोज आप टीवी चैनल पर इसका जिम्मेदार भारत को पाकिस्तान ठहराता है। हाँ। पाकिस्तान का कहना है कि जो आज हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है उसका एक जिम्मेदार भारत भी है। वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है। जब हमारा देश प्रगति के पथ पर धीरे धीरे अगर अलग बढ़ रहा था तो तुम तो आतंकवादी बना रहे थे। तो अब जो सांप जब पालोगे पड़ोसियों काटने के लिए, वो अब तुम्हें ही काट रहा है। अब जो भी कहो, तुम्हारी बात को मान कौन रहा है? चिल्लाते रहो कि भारत कर रहा है, भारत कर रहा है, वो तुम्हारे ही लोग हैं, तुम्हें ही कर रहे हैं। अभी जो 20 लाख टन गेहूं गया है अफगानिस्तान को, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ, देखो जी, भारत ने उस ईरान के रास्ते चाबहार के माध्यम से पहुंचाया है वहाँ, यहाँ नहीं पहुँचा। वहाँ एक एक रोटी के लिए लाले पड़े हैं। कौन जिम्मेदार है? खुद वही जिम्मेदार हैं। और ये निकट भविष्य में मैं बता रहा हूँ, अभी तो यहीं तक गए हैं। जिस दिन हम तीसरी अर्थव्यवस्था, जैसे राम सिंह जी ने कहा, बनेंगे, ये पीओके हमारा ही है, हम नहीं, वही आके कहेंगे जी हमें आपस में शामिल कर लो। ये स्थिति ये वहाँ पर मांग उठ गई है, उठ गई है ना। हाँ, वो जल्दी ही आ जाएगी। हाँ, लोग कह रहे हैं वहाँ पे उठ गई है। और इसमें कुछ नहीं, सिर्फ हमारा नेता पे, हमारे नेता पे हमारे देश के लोगों का विश्वास है और उनका आत्मविश्वास है। चाइनीज माल हमने बंद करी थी। अभी उस पर जो माल, कच्चा माल आता था ना, उस पर भी टेस्टिंग के कुछ लिमिटेशंस बढ़ गए हैं। तो इस वजह से भी हमारे देश की अभी जो अर्थव्यवस्था, हमारे देश का जो समाधान है समस्याओं को, देसी तरीके से होना शुरू हो गया है। अभी एमएसएमई में राम सिंह जी ने जो कहा है, एमएसएमई का रिजल्ट तो 5-7 साल बाद आपको एकदम दिखेगा। पहले जो रिसर्च होते थे वो एक पुस्तक के रूप में रखे जाते थे, और डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती थी, बस वो डॉक्टर कहलाते थे, उस रिसर्च का कोई लाभ नहीं मिलता था। आज शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विज्ञान हो, कृषि हो, आपका पर्यटन हो, रक्षा हो, हर मामले में नए नए प्रयोग हो रहे हैं और इतने सफल हो रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे उसमें प्रयोग हो रहे हैं कि जो डॉक्टरेट की उपाधि ले रहे हैं उनको भी मान सम्मान मिल रहा है और जो उनका उपयोग करके आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि देश में जो वो हल्ला मचाने के लिए अलग बात विपक्ष का, जो चिल्लाते बेरोजगारी बेरोजगारी, अब तो वो खुद जो रोजगार ढूंढता था वो रोजगार पैदा कर रहा है, करना शुरू हो गया है। ठीक, और इसका परिणाम जल्दी ही आएगा। और इसी कारण से राम सिंह जी ने कहा कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और ये शीघ्र ही संभव हो जाएगा। हमें तो एकदम साफ साफ दिख रहा है ये बात। ठीक, भारत के अंदर धार्मिक स्थलों में जो बहुत तेजी से विकास किया जा रहा है, काशी विश्वनाथ है, अयोध्या है, वहाँ पर चतुर्मुखी विकास किया जा रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन, है ना, बहुत से जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ बहुत तेजी से विकास हो रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? इसमें मेरा ये कहना है कि पहले ऐसा था
कि धार्मिक गतिविधियों के लिए हमें साधन कम मिलते थे। कोई बद्रीनाथ जाता था तो गांव के लोग रोने लगते थे कि वो बंदा बच के आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें जो ग्राम सड़क योजना, चतुर्भुज योजना, नदी और गांव को जोड़ने का, हर गांव को सड़क से जोड़ने का, बिजली परियोजना, जितने ये साधन, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, और तीर्थ स्थानों का विकास करना भी एक हमारी आर्थिक स्थिति के लिए मजबूती लाने के लिए। कुछ स्थान ऐसे हैं केवल पर्यटन पर ही उनका जीवन चलता है, उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती है। तो ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में एक आया कि अगर उसका विकास किया जाए तो भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के, जैसे अभी तमिल संगम करा है बनारस में, अभी मैं जल्दी होके आई हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा साउथ इंडियन सारे लोग मुझे प्रयागराज में संगम क्षेत्र में नाव पर मिले हैं। मैं देख के आई हूँ, मैंने कहा इतने साउथ इंडियन ज़्यादा, वहाँ के नाव वाले भी कह रहे थे बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन आ रहे हैं यहाँ। बनारस में, प्रयाग में आपका विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ गंगा जी के अंदर क्रूज चल रहा है। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनारस, विंध्याचल और अयोध्या, आपका प्रयाग, काशी, ये चारों को जोड़ने का एक कॉरिडोर बहुत बड़ा चल रहा है। हम 1-2-3 दिन के अंदर में हम चारों पांचों क्षेत्र हम घूम के आ सकते हैं। भारत के अंदर जम्मू कश्मीर का विकास हुआ पर्यटन के लिए। जो हमारी ट्रेनें जम्मू तक एकदम पहुंच रही हैं, एकदम वैष्णो माँ के स्थान तक, वहाँ टनल बन रहे हैं। चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे वन क्षेत्र हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो, जो जहाँ तीर्थ स्थान है उसका विकास किया जा रहा है। भारत के अंदर एक आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, हर घर, हर व्यक्ति के अंदर ये होता है कि हम अपने दर्शनीय स्थान को देखने जाएं। ट्रेनें चल रही हैं बहुत सारी जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराती हैं, चारों धाम के लिए। आप जो कह रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी रोड हाँ, 4 धाम यात्रा के लिए जो रोड कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, रेल चलाई जा रही हैं, और जो जहाँ पर हमारे बनाए गए हैं, हाँ, जहाँ पर हमारे क्षेत्र हैं, अयोध्या में है, अयोध्या का विकास किया जा रहा है, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, काशी कॉरिडोर बनाया गया है। प्रयाग में मैंने देखा है कि 2025 में महाकुंभ लगने वाला है, उसकी तैयारियां अभी से, इतने सुंदर सुंदर घाट हैं। और इससे अर्थव्यवस्था को क्या फायदा हो रहा है? मजबूती मिले, जितनी जनता आएगी उनकी अर्थव्यवस्था उतने रोजी रोटी उनको मिलेंगे। यातायात को बढ़ावा, रेलवे को मिल रहा है, रेलवे अपना फायदा दिखा रहा है। रेलवे, हाँ, फ्लाइट में पहले हम सोचते थे एक सिंपल आदमी फ्लाइट में नहीं चल सकता है, लेकिन एक बहुत साधारण व्यक्ति भी आज फ्लाइटों में उड़ रहा है। हम ट्रेन से ज़्यादा फ्लाइट को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे समय की बचत हो रही है। पैसा खर्च करना आदमी चाहता है, लेकिन उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। वंदे भारत ट्रेन जैसी चलाई है, तेजस चलाई है, तो इन सब से आदमी का एक उत्साह बढ़ रहा है, मन के अंदर पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए तीर्थ स्थानों में खूब भीड़ हो रही है। और जैसे काशी विश्वनाथ इतना कंजस्टेड था कि दर्शन करना भी मुश्किल होता था। मैं खुद ही शुरू से, बचपन से जाती हूँ, लेकिन अब लाखों आदमी एक साथ उस मंदिर में खड़े हो सकते हैं। और बहुत सुंदर नज़ारा वहाँ का, महाकाल का नज़ारा। और ये काम जब से हुआ है, जब से हमने अयोध्या की लड़ाई जीती है, जो 500 साल का विवादित स्थान था, उसके बनने से और उसका विकास होने से एक हम जनता के अंदर बहुत बड़ा आत्मविश्वास। आपका कहना है कि राम मंदिर जो हमारा बन रहा है, उससे धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। चैनल में आए सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद देता हूं। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। फिर एक विषय के साथ इसी चैनल पे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।